तो वो अपने आयनों में डिसोसिएट होगा, और आयन में डिसोसिएट होते ही ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। मींस यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए दो मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो सॉलिड स्टेट में मेटल्स इसके गुड कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट आयन के कारण पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के कारण इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। अब इट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस है जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। बट हम जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयोनाइज्ड होगा, अपने आयंस में डिसोसिएट होगा, और उस आयंस के कारण, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा। उस मटेरियल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का होता है, एक होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स है जिनमें 100% डिसोसिएशन हो। इट मीन्स वाटर में डिसॉल्व करते ही वो अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में 100% डिसोसिएट हो जाए। एग्जाम्पल CH3, COO, NH4, Cl, NaCl, KCl, ये चारों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है। इनमें 100% डिसोसिएशन होगा। इट मीन्स कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस। सेकंड टाइप वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसॉल्व स्टेट में लेस डिसोसिएशन करेगा, मीन्स 100% से लेस डिसोसिएट होगा। इनकम्प्लीट डिसोसिएशन लाइक NH4OH एंड CH3COOH, एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है। तो यहां पर जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो अलग अलग टाइप की होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, इनमें जो कंडक्टिविटी है उसका नेम मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इस तरह का साइन है, इनवर्स V। पहले इसको लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते थे, अब न्यू पैटर्न में V इनवर्स m। इट मीन्स मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? मोलर कंडक्टिविटी का मीनिंग है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब हम 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करें और वो आयंस को प्रोड्यूस करें, उन आयंस की जो कंडक्टिविटी है उसका नेम होता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मीन्स यहां मोल से कंसेप्ट है, मोलरिटी का कंसेप्ट है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, देन नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे उनकी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी के नेम से फेमस होगी। उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इनवर्स V m से। तो यहां पर हमने स्टडी की कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स क्या है। पहला इलेक्ट्रोलाइट का टाइप है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा टाइप है वीक इलेक्ट्रोलाइट, और फिर यहां पर मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी में हम कोलरास लॉ की स्टडी करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी में हम कोलरास लॉ की स्टडी करेंगे, और कोलरास लॉ सीधा सीधा है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए
जब उसका डिसोसिएशन होगा तो उसके पॉजिटिव आयन एट इन्फिनिट डाइल्यूशन एंड नेगेटिव आयन एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, दोनों का टोटल, दोनों का सम उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होगी। अब प्रॉब्लम, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या है, 100% डिसोसिएशन होगा। तो यहां पर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का जो सम है उसकी मोलर कंडक्टिविटी, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी होगी, और उसको कैलकुलेट करना इजी है क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कंप्लीट होगा, 100% डिसोसिएशन होगा। प्रॉब्लम आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इसका डिसोसिएशन लेस देन 100% होगा। तो यहां पर कोलरास लॉ का मीनिंग क्या है? कोलरास लॉ का सीधा सा मीनिंग है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, द सम ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का जो सम है वही उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी। लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, इन्फिनिट डाइल्यूशन, या कभी कभी इसको ऐसा लिखते हैं M0 इक्वल टू पॉजिटिव 0 प्लस नेगेटिव 0, दोनों का मीनिंग सेम है। यहां पर डाइल्यूशन का केस है इन्फिनिट डाइल्यूशन, और यहां पर है कंसंट्रेशन 0। अब इन्फिनिट डाइल्यूशन का मीनिंग होता है, इन्फिनिट डाइल्यूशन का मीनिंग यहां रहेगा कि इलेक्ट्रोलाइट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन वीक होता मींस लेस होता है, और जैसे जैसे हम वाटर के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूशन की डाइल्यूशन इंक्रीज होगा। ऐसे केस में जब इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएशन दे, वीक इलेक्ट्रोलाइट जब 100% डिसोसिएशन दे, उस डाइल्यूशन का नेम होगा इन्फिनिट डाइल्यूशन। इसके बाद अगर हम वाटर डिसॉल्व करेंगे तो फिर डिसोसिएशन स्टॉप हो जाएगा। डिसोसिएशन कब तक होगा? जब तक हम वाटर को डिसॉल्व करते रहें और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन स्टार्ट रहे। एक डाइल्यूशन ऐसा आएगा जब उसका डिसोसिएशन 100% कंप्लीट हो जाए, उस डाइल्यूशन का नाम होता है इन्फिनिट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। ऐसे केस में जब हम मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करेंगे तो कोलरास लॉ का सीधा मीनिंग क्या है? कोलरास लॉ बोलता है कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का सम टोटल मोलर कंडक्टिविटी रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर कोलरास लॉ के कुछ एप्लीकेशंस है। कोलरास लॉ के 3 एप्लीकेशन है। कोलरास लॉ से हम कैलकुलेट करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी। अब कोलरास लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है कि वी कैन कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट थ्रू स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। इट मींस स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, ये कोलरास लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है। हम एसिटिक एसिड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, लेकिन इसका डिसोसिएशन तो वीक है, 100% डिसोसिएट नहीं होगा। तो ऐसे केस में हमको 100% आयन नहीं मिल पाएंगे। तो यहां इसकी मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प लें तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट हो सकती है। जैसे सपोज मोलर कंडक्टिविटी आपको एसिटिक एसिड की कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे? ये डिसोसिएशन हुआ CH3COO माइनस H प्लस। एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए आपको एसीटेट आयन
और H प्लस आयन की आवश्यकता है। इन दोनों का सम एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो क्या करें हम, ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन वीक होगा, कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। तो हम किसकी हेल्प लें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, अब ये ध्यान रखिए हमको एसीटेट आयन चाहिए, तो पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लें, CH3COON, सोडियम एसीटेट। इसको डिसोसिएट करें Na+, ये हुआ। और एक्सपेरिमेंटली इसकी मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर लें। हमने सबसे पहले फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको लिया, सोडियम एसीटेट को, और उसको डिसोसिएट कर मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन किया। इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इन दोनों आयनों का सम। दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब यहां देखिए दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप लेंगे HCl। यहां कौन से आयन मिलेंगे आपको, H+Cl-, और यहां पर HCl की मोलर कंडक्टिविटी को एक्सपेरिमेंटली डिफाइन कर सकते हैं। अब अपनी प्रॉब्लम, जब हम एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको चाहिए एसीटेट आयन और H+ आयन। ये दोनों आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू मिल चुके हैं। समस्या ये है कि NaCl इस कंडक्टिविटी में सरप्लस है, इंक्लूड है, इसको यहां से रिप्लेस करोगे तब आपको इसका टोटल कैलकुलेट होगा। तो थर्ड इलेक्ट्रोलाइट किसको लेंगे, NaCl, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करेंगे। Na+Cl-, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और आपको कैलकुलेट करना है एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी, तो आपको आयन चाहिए एसीटेट एंड H+ आयन। तो यहां पर एक फार्मूला बनेगा जिससे हम मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी सोडियम एसीटेट प्लस मोलर कंडक्टिविटी HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। इस तरह ये फार्मूला यूज कर सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी का सम करेंगे HCl में, और इन दोनों के सम का माइनस NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को देंगे, तो आपको कैलकुलेट होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। एग्जाम में, नीट के एग्जाम में कई बार इसका क्वेश्चन आया, जेईई मेंस में कई बार इसका क्वेश्चन आया। अब वहां पर ये फार्मूला है, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करने को देगा तो वो यहां आपको लिखेगा सपोज 200 महो, ये सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी है, तो यहां पर HCl की मोलर कंडक्टिविटी को क्या लिखेगा, सपोज 100, और इसको क्या लिखेगा, NaCl की मोलर कंडक्टिविटी को 50, और बोलेगा एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी क्या हो। तो आपको क्या करना है, ये 200 प्लस 100 माइनस 50, टोटल आंसर 250। इस तरह सिंपल सी कैलकुलेशन से हम एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई दूसरा मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है जिसमें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी पता करना है, जैसे लाइक NH4OH। तो NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी को जब आप डिफाइन करेंगे तो यहां पर भी आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प लेना पड़ेगी। क्या करें, सेकंड एग्जांपल, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी मोलर कंडक्टिविटी को हमको कोलरास लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो ये डिसोसिएट कैसे होगा, NH4 पॉजिटिव आयन प्लस OH माइनस, मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट है NH4 प्लस आयन
एंड OH माइनस आयन, दोनों का सम इसकी मोलर कंडक्टिविटी हो। बट ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसका डिसोसिएशन वीक होगा, इसलिए आपको स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से हेल्प लेना पड़ेगी। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लें पहले? NH4Cl, क्योंकि हमको NH4Cl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयन देगा NH4 प्लस आयन, लेकिन एक्स्ट्रा आयन क्या देगा? क्लोराइड माइनस, जो हमारी प्रॉब्लम है, इसको यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा। इट मींस अगर सपोज इसकी टोटल मोलर कंडक्टिविटी 150 महो है, NH4Cl की मोलर कंडक्टिविटी क्या है? 150। इट मींस क्या है? NH4 प्लस आयन के साथ साथ क्लोराइड आयन भी इसमें अपनी कंडक्टिविटी को इंक्लूड किए है, जो बाद में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सेकंड इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे? आपको चाहिए OH आयन, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH से मिलेगा, Na प्लस OH माइनस। अब यहां पर NH4 प्लस आयन आपको चाहिए था, OH माइनस आपको चाहिए था, ये दोनों आयन का टोटल ही इसकी मोलर कंडक्टिविटी है। लेकिन यहां पर आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्लोराइड आयन और Na आयन, यहां से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तब इसका सम मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होगा। तो यहां पर थर्ड इलेक्ट्रोलाइट किसको लें? फिर से हम NaCl, यहां मिलेगा Na प्लस Cl माइनस इसकी मोलर कंडक्टिविटी। तो फार्मूला क्या बनेगा? अब आपको अगर इसका कैलकुलेशन करना है तो इसका फार्मूला बनेगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। इस तरह NH4OH जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से मोलर कंडक्टिविटी को हमने डिफाइन किया। तो यहां तक हमने क्या स्टडी की? इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट के टाइप, इलेक्ट्रोलाइट के टाइप के बाद इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का हुआ है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां पर हम कोलरास लॉ की स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने मोलर कंडक्टिविटी की स्टडी की। मोलर कंडक्टिविटी का मीनिंग है, मोलर कंडक्टिविटी का सीधा सा मीनिंग है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं और जो आयन प्रोड्यूस होंगे उन टोटल आयंस की जो कंडक्टिविटी है उसी का नाम हम मोलर कंडक्टिविटी रखते हैं। अब मोलर कंडक्टिविटी में कोलरास लॉ है, तो कोलरास लॉ की स्टडी किया। कोलरास लॉ के बाद हमने उसका फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी किया कि कोलरास लॉ के थ्रू हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कैलकुलेशन भी हम कोलरास लॉ के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में भी स्टडी करते हैं, परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अल्फा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन मतलब जैसे 10% डिसोसिएशन हुआ किसी इलेक्ट्रोलाइट का, तो इसका अल्फा क्या बनेगा? 10/100 मतलब 0.1, ये अल्फा की वैल्यू है। 20% तो 0.2, 80% 0.8। इस तरह हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के नेम से फेमस है, जो सॉल्यूशन में वन टॉप फैक्टर में भी आप इसको यूज करते हैं, वहां भी इसकी कैलकुलेशन है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का केस हम सॉल्व करते हैं। कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उसका परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें? अल्फा को कैलकुलेट करना है तो यहां पर ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ में जाएंगे। ओस्वाल्ड साइंटिस्ट
उसने डाइल्यूशन लॉ प्रपोजल दिया था और सीधा समझाया था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो डाइल्यूशन है वो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट से रिलेटेड है। कैसे? मान लीजिए ए बी कोई इलेक्ट्रोलाइट है, अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट होगा ए प्लस बी माइनस में। अब इनिशियली ये क्या होगा? सी कंसंट्रेशन में, ये इनिशियली कंसंट्रेशन है। इनिशियली कंसंट्रेशन क्या है ए बी का? सी। तो इन दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा? 0 बिफोर रिएक्शन। आफ्टर डिसोसिएशन C1 माइनस अल्फा, ये अल्फा से डिसोसिएट हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन, ये क्या होगा? C अल्फा। ये क्या होगा? C अल्फा। इक्विलिब्रियम वाला फार्मूला लगाते हैं, के का मीनिंग है डिसोसिएशन कांस्टेंट। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसी तरह ये यहां डिसोसिएशन कांस्टेंट है, आयन का डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट का फार्मूला वही है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में लेते हैं। क्या लिखेंगे? C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। यहां पर आंसर बनेगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा। C से C कैंसल, तो फार्मूला बन जाएगा K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ये K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। अगर 5% से लेस डिसोसिएशन है तो हम अल्फा को यहां नेग्लिजिबल कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए 5% से ग्रेटर डिसोसिएशन है तो फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, 1 माइनस अल्फा। अब नेग्लिजिबल करें तो क्या बचेगा? K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट K बाय C। ये है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसके कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से सुनिए, कंसंट्रेशन का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट का, मींस कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम रहेगा। मींस हम क्या करें? वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन इंक्रीज करें, वाटर के अमाउंट को इंक्रीज करें, डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये कोलरास लॉ के थ्रू हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन इस फार्मूले से कर सकते हैं। इसी तरह तीसरा जो कंसेप्ट है, कोलरास लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू, ये वाला K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब समस्या ये कि ये जो अल्फा है, यहां पर जो अल्फा लिखा है इसका एक फार्मूला और है, उसको हम यहां लिखते हैं अल्फा इक्वल टू कंडक्टिविटी का रिलेशन रेशो है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कंसंट्रेशन। इस फार्मूले में दोनों की वैल्यू पुटअप करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अल्फा। यही अल्फा की वैल्यू यहां लाएंगे तो K का फार्मूला चेंज हो जाता है। मींस आप डायरेक्ट यहां से अल्फा को कैलकुलेट करके यहां वैल्यू पुटअप कर सकते हो, और K जिसका नेम है डिसोसिएशन कांस्टेंट, कोलरास लॉ का एक थर्ड एप्लीकेशन है जिससे हम K को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।